नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, जिसके लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बच्चों, आज हम इस पुस्तक के प्रथम 4 पाठों के प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चे चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत की तलाश हेतु किन किन साधनों का प्रयोग किया? उन्होंने किन साधनों का प्रयोग किया? जिसमें प्राचीन पुस्तक थी, स्मारकों का, फिर प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों आदि, इन सब का जो है उन्होंने भारत की तलाश हेतु प्रयोग किया। बच्चों, आपकी परीक्षा में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, माने बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और आप जो है जब तक कि आप जो है उस विषय को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, इनको देखिए आप ध्यान से। और अगर ये बहुविकल्पीय रूप में भी आते हैं, तब अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप इसे आराम से कर सकेंगे। दूसरा देखिए, प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखित है? माने पुराने जो नाटक है वो किस भाषा में लिखे गए? तो पुराने समय में जो है संस्कृत भाषा। आगे चलते हैं। भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है? भारतीय अतीत की पहली पहचान सिंधु घाटी की सभ्यता है। बच्चों, इनमें से बहुत से प्रश्न जो है आप पहले भी कर चुके होंगे। यहां पर हम शुरू के जो है 4 पाठों का प्रश्न लेकर आए हैं। 4 पाठों में सबसे पहले अहमदनगर का किला है, फिर तलाश है, सिंधु घाटी की सभ्यता और युगों का दौर। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी प्राचीन है? सिंधु घाटी की सभ्यता 6-7 हजार वर्ष पूर्व की है। यही प्रश्न अगर आपका बहुविकल्प रूप में आता है, तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली, यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। यह सभ्यता नगर सभ्यता थी, या नगर नियोजन भी हम कहते हैं उसको, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, माने बहुत अमीर था। इसके आगे चलिए। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और विघटन के क्या कारण माना गया है? माने किस कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो उसको लेके जो है विद्वान जो है एक मत से सहमत नहीं है। इसके पीछे अनेक कारणों को जो है उन्होंने माना है, अनेक प्रकार के तर्क भी दिए जाते हैं। कोई विद्वान एक कारण मानता है तो दूसरा विद्वान जो है उसका खंडन कर देता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है, देखिए। जैसे आक्रमण, कहा गया कि बाहरी देशों से लोगों ने आके वहां पर आक्रमण किया, वो भी पतन का एक कारण है। फिर जलवायु परिवर्तन, बोला सूखा पड़ गया, पानी का अभाव हो गया, इसकी वजह से उनको जो है वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण, बने ये सब कारण है जिनके कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया या अवसान हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत विविधता अर्थात माने क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है, माने भारत में अलग अलग प्रांत हैं। सभी प्रांतों की सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। आगे देखते हैं प्रश्न, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप ने प्रगति की, क्योंकि उसने तकनीकी विकास की ओर कदम बढ़ाए। अगला देखिए, भारतीय संघर्ष के नेतृत्व हेतु नेहरू जी किन की ओर देखते थे और क्यों? भारतीय संघर्ष
हेतु नेहरू जी मध्यम वर्ग की ओर देखते थे, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग था जो बदलाव चाहता था। माने केवल मध्यम वर्ग ही ऐसा था जो परिवर्तन चाहता था। अब आगे के प्रश्न देखिए। भारत के किसानों की क्या समस्या थी? जो भारत के किसान थे माने उनके पास कौन सी समस्या उनके सामने जो है सर उठाए खड़ी थी? तो इसका उत्तर है पूरे भारत के किसान गरीबी, कर्ज, जमींदार महाजन के निहित स्वार्थ, भारी लगान और कर और पुलिस के अत्याचार एवं विदेशी हुकूमत की समस्याओं से जूझ रहे थे। माने उसमें जो है वो उससे परेशान थे। अब आगे है, हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती हैं? हिमालय पर्वत के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा आदि प्रमुख नदियां निकलती। बच्चों ये इस प्रश्न को आपने जो है 7वीं कक्षा में भी पढ़ा है। 7वीं में क्या था आपका? हिमालय की जो बेटियां थी वहां पे नदियों का वर्णन किया गया है। अब ये प्रश्न देखिए, ये आपका अहमदनगर के किले से है। लेखक का स्थायी सहचर कौन था? सहचर माने साथी। और वह उसे क्या याद दिलाता था? माने क्या क्या जो है चांद को देखकर लेखक को याद आता था। तो स्थायी सहचर कौन था? वो चांद था, जो उसे याद दिलाता था कि कारावास का 1 मास और बीत गया, माने 1 महीना बीत गया है। वही लेखक को यह बात भी याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाले का भी आगमन होता है, अतः कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, चांद बीबी कौन थी? इस किले से जुड़ी क्या कहानी प्रसिद्ध है? वे एक सुंदर साहसी महिला शासिका थी जिसने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व दिया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। ये प्रश्न आपके बच्चों युगों के दौर के हैं। देखिए, बुद्ध चरित किसके द्वारा रचित रचना है? अश्वघोष। भारत ने विदेशों के साथ क्या क्या व्यापार किया? कपड़े का, फौलाद का, धातुओं का। माने ये जो है व्यापार भारत ने विदेशों के साथ किया था। भारत के प्रमुख गणित शास्त्रियों के नाम बताइए। जैसे पहला आर्यभट्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों। ब्रह्मपुत्र, भास्कर, भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म किस काल में किन किन भागों में विभक्त हुआ और उसका प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म कुषाण काल में, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले किस काल में जो है वो विभाजित हुआ। इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जा रहे हैं। किस काल में हुआ? कुषाण काल में। और किन किन भागों में विभाजित हुआ? महायान और हीनयान नाम की 2 शाखाओं में विभक्त हुआ। उनमें से महायान का प्रचार चीन में तथा हीनयान का प्रचार लंका और वर्मा में हुआ। बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? यह भारत ही नहीं अपितु विदेश से भी विद्यार्थी आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा कला, वास्तुशिल्प जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। अब देखिए एक प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हेलियोदो स्तंभ से क्या पता चलता है? हेलियोदो स्तंभ एक ऐतिहासिक स्तंभ है। स्तंभ माने खंबा, पिलर, आपने देखा है ना, और जैसे कुतुब मीनार है खूब लंबा सा है, उसी प्रकार से आप समझ लो। यह भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में स्थित है। यह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इस पर संस्कृत में एक लेख खुदा हुआ है। इससे यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास कौन थे? उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कालिदास संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार थे। उनकी रचना है, उनकी जो एक प्रसिद्ध कविता है वो मेघदूत, और उनका जो है उन्होंने नाटक लिखा वो शकुंतला। इंडिगो क्या था? इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक प्रकार का नील रंग
था जो कपड़े के रंगने में काम आता था? इस शब्द की उत्पत्ति इंडिया शब्द से हुई है। अब देखिए यहाँ पे भी आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। ये आप अपने दिमाग में याद करके रखिएगा कि भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल है। संस्कृत के 2 महाकवियों के नाम लिखिए, कालिदास और भवभूति। व्याकरण का निर्माण कब और किसने किया? व्याकरण का निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो प्रश्न है आपके, यहां पर हमने आपकी पाठ्यपुस्तक से 4 पाठ लिए हैं और 4 पाठों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जो आपके महत्व के हैं, वो जो है यहाँ पर दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।